नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है फेस टू फेस सीएम भूपेश में। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे हुए। सरकार 4 साल का लेखा जोखा के साथ जनता के सामने है। 4 साल में जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उन योजनाओं पर कितना खरा उतरी, और आने वाला जो 1 साल है वो किसी भी सरकार के लिए जो आखिरी साल होता है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वो रास्ता तय करता है आने वाले चुनाव का, और जनता फिर तय करती है। इसके साथ ही क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, केंद्र की राजनीति में भी अपनी एक धमक रखते हैं मुख्यमंत्री साहब, और कई परिणाम भी अभी देखने को मिला है। सारी बातें होगी, सब कुछ होगा, इसलिए आप बने रहिएगा। सीधे भूपेश बघेल साहब से मिलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपको ढेर सारी बधाई जी। नमस्कार 4 साल और धन्यवाद। 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया। 4 साल में जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के आपने 15 साल की सरकार को बैक पर ला दिया था, प्रचंड बहुमत के साथ आप आए थे, आपको लगता है कि वो योजनाएं, वो सपने आपके जिसको साकार करने का मादा लेकर के आप अपनी टीम के साथ खड़े हुए थे? इन 4 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता है जिसमें हम लोग आराम से बैठे होंगे जी। इन 4 वर्षों में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के, युवाओं के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए हर प्रकार की योजना हम बना दे रहे हैं। और उसका परिणाम आपने देखा कि किस प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करने में कितनी कठिनाई हुई जी। केंद्र सरकार कितने अड़ंगे लगाए। कभी हमारा चावल का कोटा कम किया, कभी कहा गया कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज़्यादा देंगे तो हम चावल ही नहीं लेंगे। उस सारे अड़ंगे के बाद भी हमारे अन्नदाताओं को पैसा देने में हम पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें खूब अड़चनें आई, लेकिन हम लोग पीछे हटे नहीं। आज देश में सबसे ज़्यादा यदि किसानों को इनपुट सब्सिडी दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में। ये जो चुनौती वाले हर्डल्स वाले जो है ना, उसको मैं बाद में लेके आता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना, अभी जो खजाना है आपके पास, मैं पहले उसको निकालना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि वो जो प्रचंड बहुमत के बाद जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो आमतौर पर ऐसे मुख्यमंत्री इस तरीके के परिकल्पना पर काम नहीं करते हैं। आपने गांव को पकड़ा, जब शहर की बात होती है आप पलट करके गांव आए, आप गांव की योजनाओं को, किसानों को जोड़े। ये जो मॉडल है ना, आज चर्चा छत्तीसगढ़ मॉडल की देश में होती है, इसलिए हमारा जो फोकस है ना, आपकी इसी जगह, इसी के इर्द गिर्द है। वो कैसे किया आपने, उसकी क्या परिकल्पना थी? देखिए, सीधी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि करना है, और यही बात हमारे घोषणा पत्र में भी था। जनता से भी हमने वादा किया था। राहुल जी भी यही आके बोले कि किसानों का ऋण माफी होगा, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगा, आदिवासियों की जमीन वापस कराई जाएगी लोहांडी गुड़ा के, 4000 प्रति माना बोरा दर से तेंदुपत्ता खरीदा जाएगा। ये सारे काम हमने किए जो वादे किए थे, और उसके कारण से हुआ है कि किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, गौपालकों के आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है, महिलाओं के आय में वृद्धि हुई है। तो ये जो आय में वृद्धि होने के कारण से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। वो अपने सपने साकार कर रहे हैं, सपने पूरा कर रहे हैं। किसी को अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना है, किसी को फेंसिंग करना है, किसी को अपने मकान बनाना है, किसी को मोटरसाइकिल खरीदना है, किसी को अपने परिवार में बच्चों की शादी करना है, जेवर खरीदने हैं। तो वो सारे सपने वो सब पूरे कर रहे हैं, और आज कोई किसान है नहीं है जो कर्ज में डूबा हो। आपने, पता है सर, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। इस दौर में कई मुख्यमंत्री ऐसे आए अपने राज्य में, सबने एक मॉडल तय किया कि हम इन्वेस्टर बुलाएंगे, इन्वेस्टर समिट करेंगे, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन आप वो रिस्क लिए, आप गांव के मॉडल को फोकस किए। ये एक बड़ी चुनौती थी आपके लिए। देखिए, आप यदि जिस समय देश सोने का चिड़िया कहलाता था, तब गांव उत्पादन का केंद्र था जी, और शहर है विपणन का केंद्र था जी। महात्मा गांधी भी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। तो जब तक के गांव के लोगों को हम खड़ा नहीं करेंगे, तब तक के शहर खड़ा नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी खड़ा नहीं हो पाएगा।
जी। और यही कारण से दूसरे राज्यों की तुलना आप करके देख लीजिए, मेरे गांव में ज़्यादा संपन्नता आई है विगत 4 वर्षों में। जी। जो संपन्न राज्य हैं उसकी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि तुलनात्मक आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि संपन्नता आई है तो छत्तीसगढ़ के गांव में आई, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, सब में, गौपालकों में। तो उसका कारण ये है कि इकोनॉमी को आपको घुमाना पड़ेगा। पैसा आपके पास निश्चित है, आपके मान लो 1 लाख करोड़ का बजट है। अब उस बजट को आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना दें, बड़े बड़े लोगों के लिए उद्योग की छूट दे दें, उसके ऋण माफी कर दें, तो कितने उद्योगों को आप मदद कर पाएंगे? जी। लेकिन यदि वही पैसे को आप गांव में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं के लिए आप काम करेंगे जी। तो उससे कई हजार गुना लोगों को आप मदद कर सकते हैं। तो यही हमने किया कि ये जो खजाने का जो पैसा है वो आम लोगों में वितरित किया, उसके जो श्रम है उसको सम्मान देते हुए वहां तक पहुंचाया। ये जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गुरवा, घुरवा, बाड़ी, इसके जरिए ये जो इकोनॉमी को जो इकट्ठा करने का जो आपने प्लान किया, ये कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात है कि नरवा आज सबको पानी की जरूरत है जी। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, सबको पानी की जरूरत है जी। और यदि पानी ना हो तो सब बेकार हो गया। लड़ाइयां होती है राज्यों के बीच में, देशों के बीच में। तो आज ये पानी के यदि सहेज के नहीं रखेंगे जी तो कैसे होगा? यदि जंगल में हरियाली है तो पानी के कारण से है, तो उस पानी को हमको रोकने का काम करना। हमारे पास 30,000 नाले हैं, 13,000 नाले में हम ये वाटर रिचार्जिंग का काम हमने किया है, तो उससे हमारा वाटर लेवल बढ़ रहा है। मतलब जंगल में तो ये है कि 30-30 सेंटीमीटर तक के वाटर लेवल बढ़ा है 1 साल में। मैदानी हिस्से में 7 सेंटीमीटर तक के वाटर रिचार्जिंग हुआ। तो ये फायदा ये है कि किसान पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए, सबके लिए पानी। ये नरवा वाला प्रोजेक्ट जो हम संचालित कर रहे हैं उससे इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। यदि नाला में पानी है इसका मतलब ये है कि वहाँ जमीन में नमी रहेगी, जमीन में नमी है तो घास भी उगेंगे, घास भी है तो फिर मवेशी भी है, और यदि हरियाली है तो मधुमक्खी भी आएंगे, वहाँ पशु पक्षी भी आएंगे, तो वो भी हो रहा है। और दूसरा ये गरवा वाली बात है, आज गरवा के मामले में आप कितना भी आप अभियान चला लें, लेकिन हो क्या रहा है कि पशुपालन है वो अनार्थिक हुआ है, और उसके कारण से छुट्टे में जो जानवर घूम रहे हैं और जिसके कारण खेती करना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण से सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है, यदि उसको रोकना है तो पशुपालन को आपको आर्थिक बनाना पड़ेगा जी। तो हमने कृषि को भी आर्थिक बनाया है, पशुपालन को भी आर्थिक बनाया है, और इसी कारण से शहर से लोग अब रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, गांव तरफ जा रहे हैं। जो यहाँ से पलायन हो रहा है उसमें भी कमी आती जा रही है। छत्तीसगढ़ से खूब पलायन होता था, अब ये सब काम हो रहे हैं तो उसमें पलायन में भी कमी आती जा रही है। ये आमतौर पे ऐसे राज्यों में ये बड़ी समस्या आती, पलायन को लेकर, विस्थापन को लेकर के। हाँ, तो भाई उसके पास काम नहीं है जी, तो काम नहीं करेगा क्या? पलायन करेंगे। इसी वजह से लघु अनुपज है, तो लघु अनुपज न केवल हम खरीदी कर रहे हैं, पहले तो 7 प्रकार के होते थे, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं, और न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। जैसे काजू प्रोसेसिंग प्लांट हमने शुरू किया, इमली प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट किया, मिलेट के प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिला और ज्यादा कीमत भी मिल रहा है। सर 24 लाख किसान को 1.5 लाख करोड़ आपने बांट दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में कितना इजाफा हुआ, यहाँ के व्यापार कितना फला फूला है। यहाँ व्यापार में कोई मंदी नहीं है, चाहे गांव के दुकान हो चाहे शहर का माल हो, सब में आपको भीड़ दिखेगी, सब जगह खरीदी हो रही है। चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, जेम ज्वेलरी में देख लीजिए, टेक्सटाइल में देख लीजिए, सब जगह बूम है छत्तीसगढ़ में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें जो मंदी का दुष्प्रभाव झेल रहा हो। इसके साथ साथ आपने बीजेपी से उनके वादे छीनने लगे, जो वादे वो गौशाला देकर के करते थे, आपको गौठानों पे काम करने लगे। तो सही काम तो ये हुआ जो हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये गौशाला खोल के पैसा देते थे और गौशाला चलाने वाले मोटे होते जा रहे थे, और वहाँ जो गायें थी वो दुबली होती जा रही थी। हमने इसको डे केयर बनाया। ये आपने स्ट्रक्चर तय किया छत्तीसगढ़ मॉडल जी, और गौठान भी बनाए, सब जगह 10,000 गौठान बने। तो उससे केवल गौठान में केवल गोबर भर खरीद नहीं हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट भर नहीं बना रहे हैं,
बल्कि वहाँ अब मछली पालन भी है, वहाँ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। तो लगभग 1 लाख लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। तो ये अलग इकोनॉमी खड़ी हो रही है और सबके हाथ में काम हो रहा है, काम मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू कर रहे हैं, हर ब्लॉक में 2। उसमें जो हमारे युवा हैं पढ़े लिखे, वो यदि उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जमीन कहाँ मिलेगी? तो वो रीपा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन, पानी, बिजली, पहुंच मार्ग, शेड इतना बना हम दे रहे हैं, और बैंकिंग की भी व्यवस्था करेंगे ताकि वो तेजी से काम कर सके। रॉ मटेरियल भी, और रॉ मटेरियल के साथ जो उत्पादन होगा उसके बिक्री की व्यवस्था। अभी सभी जिलों में हमारे सी मार्ट खुल गया है, तो जो गांव में उत्पादन कर रहे हैं उसको बिक्री की व्यवस्था कर दें। तो पूरी स्ट्रेटेजी है आपकी। हाँ, तो वो भाई मान लो कोई उत्पादन कर दिया तो उत्पादक जो है वो अच्छा विक्रेता नहीं हो सकता। सेल्समैनशिप एक अलग चीज है, अलग विधा है। तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोलने वाले की जिल्लो बिक जाता है और नहीं बोलने वाले की चना भी नहीं बिकता। यदि आपके पास सेल्समैनशिप नहीं है तो फिर आप बेच नहीं पाएंगे सामान। बड़ी बड़ी कंपनियां भी। तो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी थे आप, कहाँ ये सेल्स और मार्केटिंग आपने पूरी थ्योरी आपने पलट दी एकदम यहाँ पे लाके। क्योंकि ये वो दौर है कि जब लोग राज्यों में रोड शो करते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, तरह तरह के विज्ञापन दे रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उन सबको दरकिनार किए हुए हैं। तो मैं भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। मेरे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, लघु उपज हो रहा है, कृषि उत्पादन हो रहा है, उसी की बेचने की व्यवस्था कर रहा हूँ। जो मेरे गाँव के हुनरमंद लोग हैं, जो परंपरागत रूप से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा हूँ, और वो सामान बिक भी रहा है। भाई बाबा रामदेव तेल बेच रहे हैं जी, तो मेरे यहाँ जसपुर में चल दीजिए, सरगुजा में चल दीजिए, वहाँ स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं, वो कच्चे घनी तेल तैयार कर रहे हैं और बढ़िया से बेच भी रही है जी, तो बिक्री भी हो रहा है। तो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं, और उत्पादन की भी सुविधा दे रहे हैं और बेचने वाले को भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से आप तो बीजेपी जो कहना चाहती थी, जो बताना चाहती थी, वो तो आप सारे वादे उनके छीनते जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी का अपने पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, समझ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी कहती है जो उनका सो कॉल्ड जो राष्ट्रवाद है, बीजेपी गौवंश को लेकर के बात करती है, गौशाला पे बात करती है, आप तो सब छीन लिए। उसके सारे पैटर्न को आप अपने तरीके से आप करते हैं। देखिए, गौ हमारी माता है, कहने वाले कोई व्यक्ति महात्मा गांधी थे जी। मतलब एक अधिकार उनका नहीं है इस पर। सावरकर जी तो गाय को वो माता मानने से इनकार कर दिए थे जी। उसका लेख देख लीजिए उसके। लेकिन महात्मा गांधी का एकदम माँ से बढ़कर है, क्योंकि मरने के बाद भी हमको कुछ दे के जाती है गाय जो है। तो इसलिए गाय माता से भी बढ़कर उन्होंने कहा। तो वो हमारा है। स्वदेशी में विदेशी वस्त्रों को खोली कौन जलाया? भाजपा वाले थोड़ी जलाए थे। गांधी जी के नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। ग्राम स्वराज्य की बात कांग्रेस ने किया। इनका क्या है? ये हमसे लिए हुए हैं, जिसको कहते हैं कि अपना सिल ठप्पा लगा बोलते कि हमारा। इस सवाल से हटके मैं अभी बस्तर गया था। बस्तर देखा एकदम से ड्रास्टिक बदला है, और बस्तर में दिखा कि हमने ऐसी कई स्टोरियां हमने देखी जो 70 साल में वहां सड़क नहीं बनी थी, वो सड़क बन गई। नारायणपुर, बीजापुर जो हार्डकोर नक्सली एरिया था, मतलब दिल्ली में लोग बस्तर की बात करते थे तो डरते थे, कांपते थे, वो आपने भ्रम लोगों के मन से निकाला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोर्सेस ने अपनी कुर्बानी दी है। साथ ही जो जिस चीज को समझा, पकड़ा, मुझे लगता है कि आपने लोगों के, वहां के रहने वालों के दिमाग को बदला विकास के जरिए। ये कैसे किया? क्योंकि आप कहते हैं कि वो जो मॉडल है वही सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म, ये कैसे किया है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो बस्तर में हमने जो थ्योरी लागू की, वो विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी से। अच्छा। तो पहली बात तो है कि वहाँ के रहने वाले चाहे आदिवासी हों, चाहे परंपरागत रूप से निवासी हों, पत्रकार हों, चाहे व्यवसायी हों, उनका विश्वास पहले जीतो। वहाँ फोर्स है, उसका विश्वास जीतो। पहले वो काम किया हमने। लोहांडी गुड़क जमीन वापस किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट तक पट्टा दिया, और उसके लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, ऋण माफी किया, उसके धान खरीदी, महुआ खरीदी, सब खरीदी की व्यवस्था की। तो उसका अर्थव्यवस्था हमने सुधारा, उसको जमीन में उसको अधिकार दिलाया। फिर पानी, बिजली। पहले क्या होता था, जब सड़क बनाया जाता था तो लोग ये बोलते थे कि ये फोर्स के जाने के लिए है,
पैरामिलिट्री फोर्स के आने जाने के लिए है, क्योंकि उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, वो पैदल चलते थे, साइकिल में आते जाते थे। अब वो उल्टा हो गया, अब उसकी आवश्यकता हो गई वहाँ के आदिवासियों की। क्यों? कि उसको हमने पैसा दिया, पैसा पहुँचा, चाहे उसकी मेहनत है जी। मतलब चाहे वो खेती कर रहे हैं तब, चाहे वो मिलेट्स उत्पादन कर रहे हैं तब, चाहे लघु उन पर संग्रहण कर रहे हैं तब, उसकी कीमत मिली, उसके पैसा आया, तो मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, वो कार भी खरीद रहे हैं, वो ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, वो ट्रक भी खरीद रहे हैं। तो अब आवश्यकता किसकी हो गई? उन आदिवासियों की, वहाँ के रहने वालों की। तो अब ये नहीं कहते कि ये पैरामिलिट्री फोर्स के आने के लिए सड़क बनाई जा रही है। बिजली खंभा इसलिए पहुँचाया जाए क्योंकि हमको हमारे खेत में पंप लगाना है, हमारे घर में बिजली लगनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल है वहाँ नर्स आ रही हैं और डॉक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको सड़क चाहिए। तो अब उसका नज़रिया बदला। फिर फोर्स को भी हमने कहा, पैरामिलिट्री फोर्स को, भाई आपके पास डॉक्टर है, आपके पास प्लेग्राउंड है, तो वहाँ के नौजवानों को क्यों नहीं खिलाते आप? तो जो कैंप है वहीं पे हमने सारे हॉस्पिटल भी खोला। मतलब आमतौर पे आपने वो किया कि आपने उनको समझने की कोशिश की। हाँ, मतलब अब ये है कि आदिवासी ये मानने लगे हैं कि ये जो कैंप खुल रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। पहले आदिवासी ये मानते थे कि ये हमको मारने आए, हमको गिरफ्तार करने आए हैं। अब अंतर ये आया है कि उनसे दोस्ती भी कराई, उससे जुड़ाव भी किया, और जहाँ कैंप खुलता है वो सारी सुविधा, वहाँ राशन दुकान भी है, वहाँ आंगनबाड़ी भी है, वहाँ मार्केट भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ स्कूल भी। तो कैंप खुलने से सारी सुविधाएं मिलती हमको, और उससे दोस्ती भी हो गई। तो दोस्ती हो गई, तो पहले तो कैंप से निकलते थे जवान, तो हर आदिवासी को नक्सली समझते थे, उस शक के निकाल देखते थे। अब चूंकि उनसे घुल मिल गए हैं, तो उनसे दोस्ती हो गई, तो पहचान गए कि हाँ भाई ये आदमी तो, इसे तो रोज मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, अपनापन सा होने लगा। अपनापन हो गया, एक जुड़ाव हुआ। वो पढ़ा भी रहे हैं, वो इलाज भी कर रहे हैं, उनके साथ खेल कूद भी रहे हैं। तो वो जो भय था उसको हमने खत्म किया। अच्छा, बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में सुना कि भूपेश है तो भरोसा है। ये जो कथित राष्ट्रवाद से लेकर के, ये क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर के जो आपने काम किया, ये जो भरोसा डेवलप किया, इसका मॉडल क्या था? क्योंकि यहां भी आपने एक बागी के रूप में काम किया, जो आमतौर पर राजनीतिक में जो शो कॉल्ड जो मॉडल होते हैं, उस मॉडल पे काम नहीं किया आपने। यहां भी एक स्ट्रीम चेंज किया आपने, और इस दौर में आप क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर के आप काम करने लगे। छत्तीसगढ़ियावाद को आपने बनाया, आपने उसकी संस्कृति का पूरे देश में, मुझे लगता है दुनिया में आपने उसको फैलाने की, अभी जो आपने किया था विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के, वो बड़े कैनवास पे लेके, ये कैसे किया? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या है? सबसे बड़ी सवाल जी। और मैंने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के लिए जो किया मैं बताना चाहता हूँ। जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति है उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। चाहे उसके लोक पर्व है उसको हमने बढ़ाया, चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस, यहाँ 32% आदिवासी रहते हैं, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी भी दी, और न केवल छुट्टी दी बल्कि उसकी देवगुड़ी है, उसके गोटूल है, उसका निर्माण भी कराया। और उसके बाद जितने भी उसके बैगा है, हाट पारिया है, मोहरिया है, उसको भी 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमने राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव किया। वो राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव तो नहीं बल्कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इस साल, पिछले साल बेलारूस के लोग आए थे, इस साल रूस के लोग आए, 9 देश के लोग इस साल आए। टोटल 3 सालों में करीब 26 देश के लोग आ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का राम वनगम पर्यटन परिपथ बनाया। हमारे यहाँ गांव-गांव रामायण पढ़ा जाता है, तो रामायण के भी आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा बौद्ध परिसर है सिरपुर में, इतना बड़ा परिसर और कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम किया। यहाँ भाषा है, लोक भाषा, लोक नृत्य, लोक संगीत। आप गए होंगे जगदलपुर, तो बादल देखा आपने? हाँ। तो वहाँ की जो जनजाति की जो संस्कृति है, नृत्य है, संगीत है, वो सबको सहेजने का काम हम कर रहे हैं। तो ये हमने काम किया है।
छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ ये सब मिला के पूरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति। अब बताइए भाजपा वाले हिंदुओं के लिए क्या किया? नहीं, आप इतना रिस्क क्यों लेते हैं? आमतौर पर राजनीति में इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेता है। आपको जरा भी डर नहीं लगता है कि अगर इस तरीके के मॉड्यूल पे आप काम करेंगे तो हो सकता है जब चुनाव में जाएंगे डिफीट हो सकते हैं, खतरा हो सकता है? आप ये राजनीति से अलग हट करके मतलब जन भावना वाले काम करने लगे। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ियों की जो मूल भावना उसको मैं समझता हूँ, और छत्तीसगढ़ राज मांगने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोग उसको संपन्न भी बनाया जाए, शिक्षित भी हो, रोजगार के अवसर भी मिले, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था और यहाँ की जो संस्कृति वो बढ़े। मैं अब इसी सवाल पे आ रहा हूँ कि 4 साल में जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका वो साकार होता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी। आज हर छत्तीसगढ़िया अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। किसान का माथा गर्व से उन्नत है, महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई है, हमारे नौजवान हैं वो सपने बुन रहे हैं भविष्य के लिए, तो सबको अवसर मिल रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमने कराया। सारे लोग जो महिलाएं, मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूं तो जो महिलाएं बोलती है कि हम लोग मायके में ही ये सब खेल खेले थे, ससुराल आने के बाद तो पर्दा में रहते हैं, घर से निकलने को नहीं मिलता। आपने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया तो हमको घर से न केवल निकलने का मौका मिला, जब खेल में भाग लेने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और ये हर साल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के लोक गीत, लोक संगीत, लोक भाषा, लोक पर्व और लोक खेलकूद सबको हमने बढ़ाया। आप यहाँ से निकल करके हिमाचल भी पहुंच गए। हिमाचल भी आपका जो स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था, जितनी जनसभाएं आपने की, और मोर और लेस में सारे सभाओं में सुनता था कि आप छत्तीसगढ़िया मॉड्यूल पर बात करते थे, और उस मॉड्यूल को लोगों ने स्वीकार किया। हालांकि डिस्टेंस बहुत है, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उनको एक दिखा कि एक सरकार जो वहां पर काम कर रही है अपने मॉड्यूल को लेकर, वो हमसे आके अपनी चीजें शेयर कर रही है, वो भी लोगों में उतरता दिखा, क्योंकि जितनी बड़ी जीत दिख रही है वो साफ स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसान यहाँ भी है, किसान हिमाचल में भी है, गौपालक यहाँ भी है, गौपालक वहाँ भी है, मजदूर यहाँ भी है, मजदूर वहाँ भी है, वहाँ भी युवाएं हैं, वहाँ भी महिलाएं हैं। समस्या सबकी बराबर है, उसके तरीके अलग अलग समस्याएं हो सकती है। वहाँ धान की खेती नहीं होती, दूसरे फसल लेते हैं, वहाँ सेब की खेती, यहाँ सेब की खेती नहीं होती, लेकिन है तो किसान, जमीन से उत्पादन कर रहे हैं। वहाँ भी गौपालक हैं, यहाँ भी गौपालक हैं। वहाँ उस प्रकार से मैदान नहीं है जिसमें आप चारागाह बना लें और जानवरों को चराई कराएं, वहाँ पहाड़ है, लेकिन वहाँ भी गौचर भूमि है। तो समस्या तो वही है कि जो गौपालन है वो अनार्थिक हो गया है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो हिमाचल में भी छत्तीसगढ़िया मॉडल आपने बेच डाला। हाँ, तो पांच जो गारंटी है उसमें तो छत्तीसगढ़ का है। तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे उस पर हमने काम किया। अच्छा, इन सब को लेकर के अगर कहे कि अब यहाँ से, क्योंकि चुनावी साल है, अब क्या रणनीति है आपकी? रणनीति ये कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर हम उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। हमने जो काम किया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, राजीव एवं मितान क्लब बना रहे हैं, तो ये सब जो काम किया उस आधार पर वोट मांगेंगे। काम नहीं किए हैं तो हमें वोट ना दें, काम किए हैं तो जरूर वोट मांगने का अधिकारी हैं। और जनता से हम यही कहेंगे कि भाई हमने काम करके दिखाया है आपको। ये मॉडल हिट करेगा, करें क्यों नहीं करें? लेकिन ऐसा क्यों है कि संगठन में जो आपके हमदर्द हैं वो कहते हैं कि एक योद्धा की तरह भूपेश बघेल अकेले लड़ते हैं, अगर उनको एक अच्छी टीम मिल जाए, उनके पीठ पीछे खड़े हो जाए, तो हो सकता है कि ये तस्वीर और बदल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं, टीम नहीं होती तो 68 सीट कैसे जीतते हैं? लोग कह रहे हैं कि ऐसा योद्धा की तरह अकेले खड़े हैं, वो अकेले बीजेपी के सारे वार को अकेले झेलते हैं। ठीक है, पूरे लोग तो लड़े दिखता भी है, जब सेंट्रल मुश्किल में होती है तो वहां भी आपको बुला लिया जाता है। देश में देश की गुलामी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, लेकिन उसके पीछे लाखों लोग थे ना। अकेले महात्मा गांधी तो नहीं लड़े, लेकिन उसके नेतृत्व में लड़े। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हमारे हजारों हजार लाखों हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसके सहयोग के बिना ये जीत कैसे संभव होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास निकाल के देख लीजिए, कभी 71 सीट जीता हो किसी पार्टी ने, तो क्या भूपेश बघेल अकेला कर लेगा? ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे और यहाँ के मतदाताओं के दम पे हुआ है। और इसको फिर से, अभी बड़ी चुनौती, हम 71 सीट फिर से हम जीते,
ये हमारे लिए चुनौती है और हम उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत फिर जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा ये वाला भी? हाँ, रिकॉर्ड तो बराबरी करनी पड़ेगी, टूटे तो और अच्छा है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बघेल साहब, 4 साल की सरकार चली है और अब अगला साल जो ये बड़ा चुनौती भरा होगा इनके लिए भी, क्योंकि जो वादे थे इनके घोषणा पत्र में, जो वादे किए थे, उन वादों को रोडमैप पर उतारना, उकेरना, और जिस टॉपिक को लेकर के देश में जो चर्चा होती है छत्तीसगढ़ मॉडल को, उस मॉडल को एक साकार रूप देना, ताकि देश में उसकी गूंज, उसकी धमक सुनाई देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।